विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास क्रम में, जो यूएस का एक चैप्टर है। इस पे हम इंडो यूएस रिलेशन के बदलते परिवेश पे बात करेंगे। अभी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आई है, इसके पहले डेमोक्रेटिक्स थे। डेमोक्रेटिक्स ने जो विरासत छोड़ के गए हैं, उसको रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ट्रंप ध्वस्त कर रहे हैं एक एक करके। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां दौरा होता है और तमाम तरह के समझौते होते हैं, और समझौते सारे पब्लिक डोमेन में आए हैं। भारत ने क्या खोया है और भारत ने क्या पाया है, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ज्वाइंट मीटिंग से, ज्वाइंट वार्तालाप से। देखिए, बात यह है कि इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं जी। सरकार के पक्षधर ये कह रहे हैं कि मोदी जी पहले 4 नेताओं में से थे जिनको रिसीव किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ये बात सही है, क्योंकि हमने स्वयं ये कोशिश की कि हम पहले पहुंच जाएं वहां, और उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन अंततोगत्वा निकला क्या बातचीत से? जी। एनालिसिस उस पे होता है। सक्सेस और फेलियर की कसौटी वो होती है कि बातचीत से, वहां पर इंटरेक्शन से निकला क्या। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसने बावजूद इसके कि बहुत कुछ कहा हमारे प्रधानमंत्री की शान में, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनसे भी बेटर नेगोशिएटर हैं, उनसे बातचीत करने में उनसे भी ज्यादा निपुण है, लेकिन बात अपने फायदे की मनवा लिया उसने। जी। उसने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा कि मैं लगाऊंगा, भारत की टैरिफ्स बहुत ज्यादा है, और भारत के जो प्रोटेक्शनिज्म है और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं बहुत ज्यादा हैं, बराबर के होने चाहिए। हमारे जो एक्सेस है उनकी मार्केट को बराबर का होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो उसके चलते अब वो ट्रेड पैक की बात हो रही है। ट्रेड पैक साइन होगा, कब होगा देखते हैं, और उसके बाद क्या टैरिफ लगती हैं। चीन पे तो 10% शायद उसने अनाउंस की है टैरिफ्स, लेकिन चाइना का जो यूजफुलनेस है उनकी मार्केट के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, वो जहां तक हमारी जानकारी है हमसे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ से जो चीजें वो आयात करते हैं, वो चीजें जो हैं उनसे कहीं ज्यादा चीजें वो चीन से आयात करते हैं। और इसलिए खास बड़ी प्रत्यक्ष है कि टैरिफ के क्वेश्चन पे आज के दिन हमें नहीं लग रहा कि हमने कोई सफलता हासिल की है अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के शासनकाल के तहत। दूसरी बात जो हम मानते थे हमेशा से डॉक्टर सिंह, कि हमारी बड़ी अहमियत है, भाई हम लोग जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं यूक्रेन में, और रशिया और यूक्रेन की दोस्ती करवा सकते हैं। बड़ा पॉइंटेड सवाल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा ट्रंप की, और मोदी जी बगल में बैठे थे, तो उसने बहुत शार्पली जवाब दिया कि चीन एक भूमिका निभा सकता है यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए। और उसका क्या आकलन हो सकता है? उसका यही आकलन हो सकता है कि रूस के और चीन के रिश्ते, जब से रूस के संबंध खराब हुए डेमोक्रेटिक रिजीम में, तब से बड़े पुख्ता हुए हैं चीन के रिश्ते रूस के साथ। और इसलिए जब ये डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन ये कह रहा है कि वो चीन और रूस और अमेरिका में एक नॉन डीन्यूक्लियराइजेशन पैक्ट साइन करना चाहता है, मतलब ये 3 जो अहम खंबे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, इनमें एक ताउन हो जाए, इनमें एक पीस पैक्ट हो जाए, जिसके चलते उसका मानना यह है, बिजनेसमैन है, कि तमाम पैसा जो हम असले पे खर्च रहे हैं, बम बनाने पे खर्च रहे हैं, फौजें खड़ी करने पे खर्च रहे हैं, वो जनता के मफाद में और बिजनेस बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। उसका मॉडल उस बात से बिल्कुल डिफरेंट है जब बड़े देशों में लड़ाइयों में छोटे देशों को कभी फायदा हो जाता था एक के पक्ष में बात करके या दूसरे के पक्ष में बात करके। वो प्रतिस्पर्धा वो शायद खत्म करना चाहता है, और उस प्रतिस्पर्धा को खत्म करने से पहले वो चीन, रूस और अमेरिका के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है
उस पर भी एक अंकुश लगाना चाहता है। तो देखिए उसकी जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है, और हमको अपनी जो कूटनीति है उसको उसकी नई अप्रोच के अनुसार साधना पड़ेगा, और अगर हम नहीं साधेंगे तो और लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। चीन तो लगता है ऑलरेडी आगे है हमसे, जहां तक उनके रिश्ते हैं, बावजूद इसके कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, बड़ी सुपर पावर है, और अमेरिका को लगता था कि उससे खतरा है, और उसके उसके कारण ही हमको फ्रंट लाइन स्टेट बनाना चाहते थे चीन के मुकाबले में। लेकिन आज के दिन उसने अपना फोकस उस बात से शिफ्ट किया है और इस बात पे लाया है कि चीन जो है वो एक भूमिका निभा सकता है यूक्रेन और रूस की युद्ध को खत्म करने में। और यहाँ पे सही भी है। विनोद जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री जब लौटे हैं अमेरिका से, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री एक तरह से जीत कर आए हैं, विश्व विजय करके आए हैं। हमने राणा को वहां से ले लिया, हमने F-35 को ले लिया। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि देश फायदे में रहा है, देश का शान प्रधानमंत्री ने ऊपर किया है। तहव्वुर राणा को दे रहे हैं वापस। वो एक मैं समझता हूँ पेशरफ्त है, एक सक्सेस है। लेकिन उसको ये बताना कि हमारा पूरा जो बातचीत हुआ वहां पर, विभिन्न लोगों से बातचीत हुआ, वो एलन मस्क से बातचीत हुआ। एलन मस्क ने अपने बच्चे और पूरे परिवार एक तरफ बिठाया हुआ था, और दूसरी तरफ जो है हमारे विदेश मंत्री और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हुए थे, और वो तो ऐसे लग रहा था कि वो पिकनिक पे है। ये ब्लेयर हाउस में मीटिंग हुई थी जहां प्रधानमंत्री ठहरे हुए थे, एंड ही कॉल्ड ऑन द पीएम। मेरा ये मानना है, देखिए इस बात को बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं कि जो आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल है, वही मॉडल एनडीए सरकार का 2014 के बाद बनाने की कोशिश थी, जिसमें कि अहम भूमिका थी कुछ उद्योगपतियों की, जैसे कि एलन मस्क की अमेरिका में है, और कुछ नाम भी तब्दील होते थे, जैसे कि अब बातें हो रही हैं कि रोज गार्डन जो व्हाइट हाउस में है उसका नाम तब्दील होगा। तो ये हर चीज हर कदम वो जो उठा रहे हैं, उससे लगता है कि जो भी सरकार होती है, राइट ऑफ द सेंटर सरकार होती है, वो इंडस्ट्री सरकार होती है, वो सरकार एक जैसी, राइट विंग सरकारें जो है वो एक जैसी हैं। और वहां पर भी जो तवज्जो क्रिश्चियनिटी पे दी जा रही है, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्रिश्चियन राइट जो है वहां पर हावी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व राइट हावी हो रहा है, हो चुका है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि एक ही तर्ज पे दोनों लोग चल रहे हैं, लेकिन एडवांटेज अमेरिका का इसलिए ज्यादा है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप वो कर सकता है, उसको किसी का क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। विनोद जी, एक सवाल और है इसके अलावा, प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा का जो भी परिणाम है, उस परिणाम का प्रभाव साउथ एशिया के राज्यों में क्या पड़ने वाला है, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान हो? आपको लग रहा है कि इस परिवेश में इस यात्रा के प्रभाव कहीं डोमिनेट करेंगे? मुझे डर एक बात का है, और मैं कोई आई डोंट वांट टू बी अ प्रॉफिट ऑफ डूम, पर मुझे डर इस बात का है कि अपना अस्तित्व विलीन कर रहा है भारत अमेरिका के की पूजा में। अगर ये सब सही है तो अमेरिका की जो उसमें आस्था है, उसके चलते उसने अपना अस्तित्व विलीन किया है उसमें, इस ट्रंप की ये विजिट के चलते। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि जो बातें होनी चाहिए और जिस अंदाज में बातें होनी चाहिए और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जो रिसेप्शन मिलना चाहिए, देखिए जापान का नेता वहां गया, उसको ट्रंप साहब ने खुद रिसीव किया। किंग ऑफ जॉर्डन गया, उनको ट्रंप साहब ने खुद रिसीव किया। तो हमारे प्रधानमंत्री को क्यों नहीं किया उन्होंने खुद रिसीव? उसको रिसीव करने के लिए अपनी लेडी स्टाफर भेज दी बाहर, व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी। तो मैं ये गरिमा नहीं करना चाहता अपने देश की सब बातें करके। मैं सिर्फ ये इंगित कर रहा हूं, इसलिए इंगित कर रहा हूं कि हमारी देश की गरिमा घटनी नहीं चाहिए। भारत एक आज के दिन शक्तिशाली मुल्क है, उसकी अपनी अहमियत है,
और हमको ये जान लेना चाहिए कि बहुत से काम उतनी आसानी से अमेरिका हमारे खित्ते में नहीं कर पाएगा अगर हमारा सहयोग उससे नहीं होगा। उसी तरह से काफी काम हम नहीं कर पाएंगे अगर उनका सहयोग हमारे साथ नहीं होगा। अब बात क्या हो गई, पहले था कंपटीशन इस बात पे चीन और अमेरिका में। अब चूंकि जो नया पैंतरा बदला है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके चलते हमारे और चीन में कंपटीशन हो जाएगा कि भाई कौन बड़ा मित्र है, कौन प्रगाढ़ मित्र है अमेरिका का, चीन या हम। और चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आप जानते हैं हमसे कहीं भी ज्यादा विशाल है। और उसके पास बहुत सी चीजें हैं वहां के बिजनेस को लुभाने के लिए, अमेरिकन बिजनेस को। तो इसमें एक बिजनेस की बड़ी अहम भूमिका होगी। और एलन मस्क जो बैठा हुआ था वहां, उसकी छाप साफ साफ इस शिफ्ट पे नजर आ रही है, क्योंकि एलन मस्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री चीन में है। जी जी विनोद जी, एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। अभी अमेरिका जिस तरीके से फोकल पॉइंट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में या डोमेस्टिक पॉलिसी में, वैसे ही एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी ये दौर आया था जब लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह का साथ छोड़ के चले गए कि आप अमेरिका को सरेंडर कर गए हैं। ये बड़ा सरेंडर है या मनमोहन सिंह वाला बड़ा सरेंडर था? देखिए, मनमोहन सिंह ने सरेंडर नहीं किया, मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील हासिल की थी। वो जो लेफ्ट का जो ऑपोजिशन था वो आइडियोलॉजिकल था, और पैसे के संदर्भ में आइडियोलॉजी काम नहीं आती। वो एक जमाना था कि इकोनॉमी जो है वो लेफ्ट के हिसाब से बनती थी हमारे देश में। अब वो जमाना चला गया। अब पैसा बोलता है, इंडस्ट्री आती है तो लोगों का मन रुझाती है। तो इसलिए आज के दिन हमको हमने यहाँ पर अपने देश में संपदा पैदा करनी है और लोगों में वो संपदा बांटनी है बराबर की हिस्सेदारी में। और वो जो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा डॉक्टर साहब, फॉर द सिंपल रीजन दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह गॉट यू इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 1 2 3 वो पेशरफ्त करके, और उसके चलते आज के दिन आपको बहुत सी जो आप जो कह रहे हैं कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगवाएंगे अपने देश में, ये भी बात बड़ी हो रही है कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे जिसके चलते बिजली की खपत कम होगी। क्यों कम होगी? अगर आपके यहाँ बिजली की खपत कम नहीं होगी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हस्ती नहीं बन सकते, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसकी स्थापना में अपार एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी अगर आपको क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए मिल रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए मिल रही है, तो आपको सस्ती भी मिलेगी, ज्यादा भी मिलेगी और आसानी से भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना करनी होगी। और उसमें आप किसकी मदद लेना चाहते हैं? आप अमेरिका की मदद चाहेंगे ना, कुछ हद तक रूस की चाहेंगे। चीन कितनी मदद करेगा मैं तो जानता नहीं हूं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी देखना ये है कि ये अमेरिकी ऊंट किस करवट बैठता है फाइनली। अभी ये इसने अंगड़ाई ली है, किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। और हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमको इस विजिट को फेलियर भी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि टू अ नेकेड आई इट डजंट लुक लाइक अ ग्रैंड सक्सेस। विनोद जी, आप स्टार व्यूज में आए, आपने अपने विचारों को रखा। आगे भविष्य में मैं आपसे फिर बात करते रहूंगा। इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।